तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव इतिहास की एक ऐसी घटना का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने दुनिया को एक ऐसा गहरा घाव दिया जो शायद आज तक पूरी तरह से नहीं भर पाया है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के गौरव नालंदा विश्वविद्यालय की। ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का वो खजाना जिसे सदियों के कड़े शोध और तपस्या से जमा किया गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने ज्ञान के इस विशाल महासागर को राख के ढेर में बदल दिया? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे सामने जो ऐतिहासिक स्रोत मौजूद हैं, आइए उनका गहराई से अध्ययन करते हैं। अब ये जो नंबर 3 है, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, एक आग जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक धूं धूं कर जलती रही। जी हाँ, ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि जब इस महान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगाई गई तो लपटें इतनी विशाल थीं कि उन्हें पूरी तरह शांत होने में एक पूरा मौसम यानी लगातार 3 महीने लग गए। और उस खौफनाक आग में आखिर जल क्या रहा था? लगभग 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां। 90 लाख! ये कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं थी। ये वो अनमोल दस्तावेज थे जिनमें सदियों का मानव शोध, आयुर्वेद और विज्ञान दर्ज था। इस विशाल संख्या को सुनकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये त्रासदी कितनी भयानक और व्यापक रही होगी। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। कोई भी आक्रमणकारी सेना किसी किले या सैन्य ठिकाने को छोड़कर एक शांतिपूर्ण शिक्षा केंद्र पर हमला क्यों करेगी? आमतौर पर युद्ध, जमीन, सत्ता या खजाने के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सेना नहीं थी, सिर्फ ज्ञान था। जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे कोई सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक इंसान की सनक, अहंकार और एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण था। आइए जरा इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझते हैं। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के आखिर में। एक बेहद ताकतवर आक्रमणकारी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। कुछ ही दिनों में उसके बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर और हकीम हाथ खड़े कर देते हैं। और फिर इस एक व्यक्तिगत मेडिकल क्राइसिस से घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू होती है जो 1193 ईस्वी में नालंदा पर हुए उस क्रूर हमले तक जाती है। मतलब एक इंसान की बीमारी ने पूरे इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। उस आक्रमणकारी का नाम था बख्तियार खिलजी। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेहद शक्तिशाली सेनापति था, लेकिन उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी। एक जानलेवा बीमारी ने उसे जकड़ रखा था। उसके अपने सभी हकीमों के इलाज फेल हो चुके थे और मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। ऐसे में उसे बताया गया कि नालंदा के वैद्य उसे बचा सकते हैं। पर यहाँ एक अजीब दुविधा थी। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने साफ शर्त रख दी, वो किसी भी गैर मुस्लिम वैद्य की दी हुई दवा बिल्कुल नहीं खाएगा। और इसी जिद और खौफ के माहौल में एंट्री होती है एक महान ऐतिहासिक हस्ती की। आचार्य राहुल श्रीभद्र ये नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के प्रमुख थे। उन्हें इस मरते हुए सेनापति का इलाज करने के लिए बुलाया गया। अब आचार्य जी के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मरीज की जान जा रही है और वो अपनी जिद पर अड़ा है कि पारंपरिक तरीके से कोई दवा नहीं खाएगा। इस नामुमकिन सी दिखने वाली स्थिति में आचार्य ने कमाल का दिमाग लगाया। उन्होंने एक ऐसा अदृश्य या इनविजिबल आयुर्वेदिक इलाज खोज निकाला जिसने बिना कोई शर्त तोड़े खिलजी की जान बचा ली। उन्होंने क्या किया? कुरान की एक प्रति ली और उसके पन्नों के कोनों पर एक खास न दिखने वाली दवा का लेप लगा दिया। फिर खिलजी से कहा गया कि वो रोज इन पन्नों को पढ़ें। अब जब भी खिलजी पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगलियों पर लार लगाता, वो दवा अनजाने में ही उसके शरीर के अंदर चली जाती और इस बेमिसाल बिना किसी चीर फाड़ वाले तरीके से वो सेनापति पूरी तरह ठीक हो गया। इस पूरे वाकये में दोनों पक्षों की मानसिकता का जो अंतर है वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारे बौद्ध भिक्षु और वैद्य थे जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी प्राचीन आयुर्वेदिक विद्या से एक इंसान की जान बचाना, वो भी उसकी सारी शर्तों का मान रखते हुए। लेकिन दूसरी तरफ खिलजी की प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी थी। जान बचने पर एहसानमंद होने की बजाय वो एक गहरी ईर्ष्या और भयानक हीन भावना से भर गया। उसे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि जो ज्ञान उसके अपने हकीमों के पास नहीं था, वो इन भारतीय भिक्षुओं के पास कैसे आ गया। और इसी हीन भावना का जो नतीजा निकला, वो इतिहास का एक बेहद काला अध्याय बन गया। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि साल 1193 में खिलजी ने अपनी पूरी सेना के साथ नालंदा पर धावा बोल दिया। जिन्होंने उसकी जान बचाई थी, उनके लिए कोई रहम नहीं दिखाया गया।
वहां रह रहे हजारों निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं और महान आचार्यों को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये कोई सैन्य जीत हासिल करने के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था। ये सिर्फ उस ज्ञान के स्रोत को जड़ से मिटाने की एक खौफनाक कोशिश थी जिसने एक आक्रमणकारी को खुद के कमतर होने का एहसास कराया था। उन निहत्थे शिक्षकों को खत्म करने के बाद हमलावरों की नजर पड़ी उस जगह पर जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये कोई ऐसी वैसी लाइब्रेरी नहीं थी, ये एक विशाल 9 मंजिला इमारत का कॉम्प्लेक्स था। याद रहे, नालंदा दुनिया के सबसे पहले आवासीय यानी रेजिडेंशियल विश्वविद्यालयों में से एक था, जहां 10,000 से ज्यादा छात्र एक साथ रहते और पढ़ते थे। धर्मगंज उसी ज्ञान का, भारत की उस प्राचीन परंपरा का सबसे बड़ा सुरक्षित खजाना था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है धर्मगंज के अंदर की इन 3 खास इमारतों के नाम। जरा ध्यान से सुनिए। रत्न सागर यानी रत्नों का महासागर, रत्नोधी यानी रत्नों का समुद्र, और रत्न रंजक जिसका मतलब है रत्नों से सजा हुआ। यहाँ रत्न या गहने का मतलब किसी सोने, चांदी या हीरे से बिल्कुल नहीं था। यहाँ रत्न का मतलब था वो बहुमूल्य ज्ञान, वो किताबें, वो सदियों का शोध जो वहाँ रखा था। इन नामों से ही पता चलता है कि उस दौर में ज्ञान की कीमत क्या थी और उसे कितना पवित्र माना जाता था। तो असल में उन विशाल इमारतों में जो जल रहा था वो सिर्फ स्याही, भोजपत्र या कागज नहीं थे, वो सच में मानव प्रगति की राख थी। उस भयंकर आग में आर्यभट्ट के लिखे खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के वो मूलभूत सिद्धांत जल गए। चरक और सुश्रुत के वो एडवांस्ड मेडिकल फॉर्मूले राख हो गए जिनसे दुनिया शायद सैकड़ों साल पहले ही कई लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढ लेती। शून्य यानी जीरो और गणित की वो जटिल अवधारणाएं हमेशा के लिए मिट गई। ये सिर्फ एक संस्कृति का नुकसान नहीं था, ये पूरी इंसानियत के ज्ञान की मौत थी। विनाश की इस कीमत को अगर हम समझें तो ज्ञान के निर्माण और उसके विनाश के बीच का एक डरावना असंतुलन सामने आता है। जिन चीजों को इकट्ठा करने में, जिन पर शोध करने में कई सदियां लग गईं, कई पीढ़ियां खप गईं, उन्हें नष्ट करने में सिर्फ 3 महीने लगे। और कई जानकारों का अनुमान है कि इन 3 महीनों की आग ने मानव सभ्यता की प्रगति को कम से कम 1000 साल पीछे धकेल दिया। कुछ बनाने और सब कुछ मिटा देने के बीच का ये अंतर इतिहास का सबसे कड़वा सबक है। खैर, ऐतिहासिक स्रोतों का हमारे ये विश्लेषण सिर्फ विनाश की इस दुखद कहानी पर खत्म नहीं होता, क्योंकि इमारतें टूट सकती हैं, किताबें जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान को हासिल करने की जो इंसानी फितरत है उसे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। आज 21वीं शताब्दी में नालंदा एक नए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में फिर से उठ खड़ा हुआ है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मानव मस्तिष्क की सीखने और ज्ञान बांटने की ताकत किसी भी आक्रमणकारी की लगाई आग से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। जरा सोचिए, अगर 1193 में नालंदा की वो 9 मंजिला लाइब्रेरी राख में तब्दील ना हुई होती, अगर वो 90 लाख किताबें आज भी हमारे पास सुरक्षित होती, तो आज वैश्विक विज्ञान, तकनीक और चिकित्सा का स्तर क्या होता? शायद दुनिया का नक्शा और हमारी आज की तकनीकी दुनिया हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड होती। और यही वो सवाल है जो हमें इतिहास की अहमियत और ज्ञान को बचाकर रखने की असली कीमत समझाता है।